स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, 2 क्वेश्चन हमारे हो गए थे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो आपको क्या है, क्वेश्चन में आपको जैसे कोई भी आपको हैलाइड मिलेगा, एसिड हैलाइड, जैसे COCl आपको मिल गया, ठीक है। इसका रिएक्शन किससे करा दिया आपने, AlCl3 के साथ। तो क्या करोगे, Cl को हटा के प्लस बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और बेंजीन पे आके अटैच हो जाएगा, तो प्रोडक्ट बना सकते हैं, है ना। ये तो क्वेश्चन था एसाइलेशन का। चलो बताओ, बोलो बनाते हो जल्दी जल्दी, देखो वही सब रिएक्शंस हैं। हाँ जी बोलिए, क्या आंसर आएगा बताओ, कर सकते हो क्वेश्चन, बताओ क्या बनेगा। तो फर्स्ट में क्या होगा, यहाँ से Cl रिमूव होगा, तो बस बेंजीन से क्या करेंगे, अटैच कर देंगे सीधा, C डबल बॉन्ड O, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और आपके बेंजीन से आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, बना सकते हैं ना। वही काम आप यहाँ पे फोर्थ में भी कर सकते हो, वही सेम काम। तो Cl को रिमूव करना है और आपका जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा उसको क्या करेंगे, बेंजीन से अटैच कर देंगे, है ना। वही इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सिंपल है। अच्छा एनहाइड्रेट दे रखा है, तो बताया था एनहाइड्रेट और AlCl3 के साथ भी आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, तो क्या होगा, तो बेंजीन है इससे क्या अटैच हो जाएगा, ये COCH3 वाला ग्रुप अटैच हो जाएगा, मतलब ये आपका लीविंग ग्रुप तो हट जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और बेंजीन पे आके अटैच हो जाएगा, ये होता है, ठीक है ना। तो कर सकते हैं इसे। चलिए इसके बाद आपके पास क्या है, साइक्लिक एनहाइड्राइड है, तो एक ही बात है, क्या करेंगे, तो किसी भी एक साइड में जैसे यहाँ से लीविंग ग्रुप हटेगा, यहाँ पे बनेगा प्लस, तो बेंजीन से आके अटैच हो जाएगा, तो बेंजीन से क्या अटैच होगा, C डबल बॉन्ड और 1 2 3, है ना। और इधर क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH वाला ग्रुप बन जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड अलग हो जाएगा इसमें से, है कि नहीं, बताओ, कर सकते हैं। चलो इसके बाद क्या होगा, सेवेंथ वाले में क्या बनेगा, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बोलो कितने बनेंगे, बताओ, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म कितने होंगे, क्योंकि आपको दो। नहीं एक ही बनेगा, दो क्यों बनेंगे ये बताओ मुझे, कहाँ रिएक्शन है, रिएक्शन है केवल यहाँ पे, Cl हटेगा, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ पे बेंजीन अटैच हो जाएगा, कायरल कार्बन पे कुछ होगा क्या, कायरल का जो कॉन्फ़िगरेशन वैसा का वैसा ही रहेगा ना, तो दूसरा क्या बनेगा प्रोडक्ट, कुछ नहीं बनेगा, एक ही कॉन्फ़िगरेशन है, वही फिक्स रहेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, बस केवल Cl को ही तो हटाना है और कार्बन पे अटैच कर देना है, तो कॉन्फ़िगरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कोई रिएक्शन ही नहीं है उस कायरल कार्बन पे, तो जब तक रिएक्शन ना हो तब तक आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। तो बस CO ग्रुप से क्या अटैच हो जाएगा, ये PH ही तो अटैच हो जाएगा, बस ये तो रिएक्शन है, इकलौता ही प्रोडक्ट बनेगा, बताओ, बात समझ में आया नहीं आया, चलो बना लो जल्दी से। सर 6 एक बार समझा दीजिए ना। 6 में एनहाइड्राइड ही तो है, क्या करते हैं एनहाइड्राइड में, AlCl3 के साथ जब आप रिएक्शन कराते हो तो क्या होता है, ये बनता है इलेक्ट्रोफाइल और ये वाला पोर्शन हो गया अलग, ये OH वाला पोर्शन, तो क्या करोगे, बेंजीन से वाले पोर्शन को अटैच ही तो कर दिया हमने, वही तो बनाया, और क्या बनाया बताओ, ठीक है ना, यही है ना। यस सर। तो बस यही काम करना है, और क्या करना है, चलो लिख लो जल्दी।
हो गया क्वेश्चन? बोलो, दिल के सबने? यस सर। चलिए आगे चलें, कोई डाउट नहीं है किसी को, कर सकते हैं। हाँ, हर्षवर्धन को क्या डाउट है? या अगर एक कंपाउंड में 3 हैलाइड्स होंगे, मतलब एक कंपाउंड में हैलाइड 3 कैसे होंगे? ये एसिड हैलाइड है, CuCl है कि नहीं? चलिए अच्छा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ आपको दो अलग सी रिएक्शन बता देता हूँ, है ना, जो आपको काम आएंगी इस चैप्टर में क्वेश्चन करने के लिए, है ना, वो बहुत काम आती है। जैसे एक है क्लीमेंशन रिडक्शन, क्लीमेंशन रिडक्शन रिएक्शन। क्लीमेंशन रिडक्शन में क्या होता है कि कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, इसको अगर आप ट्रीट करा देते हो जिंक अमलगम के साथ, अमलगम जानते हो ना, एलोज होते हैं मरकरी के, तो जिंक अमलगम है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, तो ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड में CO हटा देना और H लगा देना, ये वाले जो दोनों H है वो वाले अटैच हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है ना, तो इस तरह से रिएक्शन होता है क्लीमेंशन रिडक्शन में, एल्किन बन जाता है ना। इसी तरह से एक और होता है जो कार्बोनिल कंपाउंड को डायरेक्ट एल्किन में रिड्यूस कर देता है, इसको बोलते हैं वुल्फ रिडक्शन, वुल्फ किश्नर, है ना, क्या बोलते हैं, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम है, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन लो, कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए। ये 2 स्टेप रिएक्शन है, इसमें NH2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं और फिर बेसिक मीडियम में इसको हीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, ये भी एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन 2 रिएक्शन को याद रखना है ना, ये आपको काम आएंगे हमेशा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अच्छा, अब इन्हीं रिएक्शन को यूज करते हुए इनको भी यूज कर लेंगे हम बीच बीच में चेन रिएक्शन के फॉर्म में, है ना। एक क्वेश्चन बनाते हैं, चलो बनाना आप लोग की, देखो क्या बनेगा। आपके पास एक बेंजीन है, आपको एक साइक्लिक एनहाइड्राइड दे दिया, सक्सिनिक एनहाइड्राइड बोलते हैं इसे, सक्सिनिक एसिड का एनहाइड्राइड है ना, तो सक्सिनिक एनहाइड्राइड। तो बताओ, देखो चेन रिएक्शन देते हैं, AlCl3 बना, है ना, इससे प्रोडक्ट बना आपके पास A, इस A में रिएक्शन करा दिया हमने जिंक HgSCl का, तो हमारे पास B बना, है ना। B में फिर हम लोगों ने रिएक्शन कराया किसका, सबसे पहले SOCl2 एंड देन AlCl3, तो C प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। C में फिर जिंक HgSCl का रिएक्शन कराया, तो आपके पास D प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। D में फिर आपने रिएक्शन कराया सेलेनियम के साथ, हीट करा दो, है ना, या पैलेडियम कार्बन के साथ भी हीट करा देते हैं, तो फिर आपका प्रोडक्ट बन गया E। तो आपको बताना है ABCD क्या प्रोडक्ट्स है, समझ में आया? तो इस तरह से 6 रिएक्शंस मिलती हैं आपको एग्जाम में, और एरोमेटिक कंपाउंड्स में तो पक्के से आपको चेन रिएक्शन ही मिलती है ना। जितनी भी चेन रिएक्शंस होती है ना, उनमें एरोमेटिक वाले क्वेश्चंस तो हमेशा रहेंगे, फिक्स है तो। ठीक है, हर साल क्वेश्चन आते हैं। चलिए बताइए क्या बनेगा, बोलो ABCD बताओ जल्दी से, देखो। हो गया कंप्लीट, बताओ क्या बनेगा, बोलो। टी तक तो बना लिया होगा सब लोगों ने, कि ये रिएक्शन तो हम लोग पढ़ ही रहे। बताओ ए में क्या बनेगा, ए तो अभी हम लोगों ने किया ये क्वेश्चन में, क्या हो जाएगा बेंजीन से, हाँ वही 6 वाला क्वेश्चन, क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O
और इस वाले कार्बन से क्या अटैच हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ OH। बोलो ये बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, है ना। अब बताओ जिंक HgHcl के साथ रिएक्शन कराओगे तो कौन सा रिएक्शन है बोलो, क्लीवेंशन रिडक्शन। क्लीवेंशन रिडक्शन क्या करता है, कीटोन ग्रुप को रिड्यूस कर देता है। तो कीटोन कहां पर दे रखा है, ऊपर वाला कीटोन है, तो क्या बन जाएगा, तो इसमें कीटो वाले ग्रुप को रिड्यूस कर सकते हैं हम, तो ये बन जाएगा एल्केन सीधा। और कार्बोक्सिलिक एसिड तो एसिड एज इट इज रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा बी वाला। अब कराओगे SOCl2 से, कौन रिएक्ट करेगा, एसिड ही रिएक्ट करेगा, क्या बन जाएगा COCl, और AlCl3 के साथ एसिड हैलाइड वाला जो Cl है रिमूव होगा और बेंजीन से जाके अटैच हो जाएगा, तो C वाला क्या बन जाएगा, तो C वाला आपका ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O कैटायन बना और इससे अटैच हो गया। बोलो कर सकते हो यहाँ तक, बताओ। यस सर। डी में क्या होगा, अब फिर से, अब डी वाले में क्या होगा, फिर से क्या है आपके पास, कीटो ग्रुप है, कीटो ग्रुप जिंक अमलगम CH2 वही क्लीवेंशन, फिर वापस से हाँ कीटो ग्रुप को एल्कीन बना देगा, तो डी वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एक बेंजीन हो गया और एक साइक्लोहेक्सेन बन गया साथ में, ठीक है। अच्छा अब देखो ई वाला रिएक्शन मैं आपको बता देता हूँ क्या है। देखो याद रखना है इस रिएक्शन को, जब भी सेलेनियम के साथ ऐसे हीट करते हो ना, तो एरोमेटाइज करने का काम करता है रिंग्स को। जैसे एक रिंग आपके पास साइक्लोहेक्सेन है ना, तो क्या करेगा, साइक्लोहेक्सेन को भी एरोमेटाइज कर देगा, एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से होता रिएक्शन, तो नेफ्थलीन बन जाएगा आपको फाइनली। समझ में आया, बोलो, है ना। तो ये सेलेनियम के साथ हीट याद रखना अच्छे से, ठीक है। तो ये आपके ओवरऑल रिएक्शंस है जो आपको पता होनी चाहिए। चलो लिख लो जल्दी से। सर सी वाला एक बार समझा दीजिए ना। कौन सा, सी वाला, सी वाले में क्या है, देखो एसिड है, ऐसे वाला क्या था आपके पास, आपके पास था ऐसा सी डबल बॉन्ड OH, आपने किससे रिएक्शन कराया, SOCl2 के साथ, क्या बन जाएगा बताओ, ये जो एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है वो COCl में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और इसके बाद का रिएक्शन तो पता है, AlCl3 क्या करेगा, Cl को हटाएगा, कैटायन बनाएगा और बेंजीन से अटैच कर देगा। बोलो यस सर। ठीक है, चलिए और बोलो, और किसी को डाउट है तो, लिख लिया सबने, चलें आगे। तो कर सकते हो ना ऐसे चेन रिएक्शन वाले क्वेश्चंस को भी, है ना। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर में बनते हैं, सब चेन रिएक्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं। चलो आगे चलते हैं फिर। तो ये तो हो गया आपका फीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन और फीडर क्राफ्ट एसाइलेशन। चलो एक दो क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा और बता देता हूँ, है ना, कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे मान लो मेरे पास क्लोराइड है और मैं ZnCl2 के साथ रिएक्शन करा देता हूँ, है ना, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, बोलो बता सकते हो। तो देखो जैसे AlCl3 के साथ कराता तो क्या बनता, AlCl3 के साथ इस तरह से बनता, कैटायन बनता, फिर रीअरेंज करता। पर ZnCl2 इतना स्ट्रॉन्ग आपका रिएजेंट नहीं है, या बोलो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोइस एसिड नहीं है कि कैटायन का फॉर्मेशन कर पाए। तो केवल ये क्या करता है, ये क्लोरीन के साथ इस तरह से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देता है और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है यहाँ पे बस केवल, है ना। तो जो बेंजीन होता है ना उसी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर जाता है और आपका नॉर्मली इस तरह से अटैच हो जाता है ना, रीअरेंजमेंट नहीं होता क्योंकि कैटायन का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाता है ना, क्योंकि ZnCl2 वीक टाइप का होता है, AlCl3 स्ट्रॉन्ग है लोइस एसिड,
तो पूरे Cl को रिमूव कर लेता है, केटन बना देता है, ZnCl2 नहीं बना पाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, याद रहेगा। चलिए, अच्छा ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया जैसे बेंजीन है, मैं आपको रिएक्शन दे दूं CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, और H2SO4 की प्रेजेंस में, बोलो क्या बनेगा, बता सकते हो? बताओ, कंसंट्रेट H2SO4 है आपके पास, तो क्या करेगा ये कंसंट्रेट H2SO4, यहां से भी OH वाले ग्रुप को रिमूव करके केटन बना देता है ना, क्योंकि H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है ना कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो प्रोटोनेशन करेगा और क्या बन जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और तो यहाँ भी क्या हो सकता है, यहाँ भी आप लोगों का असाइलेशन हो जाता है, तो आप यहाँ भी असाइल प्रोडक्ट बना सकते हो। देखो ऐसे भी बना सकते हो असाइलेशन। सर हाँ जी बोलिए। फर्स्ट वाला एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना फिर से। फर्स्ट वाले में तो ये है कि ZnCl2 कंप्लीटली रिमूव नहीं कर पाता है Cl को, ये कह रहा हूँ मैं। तो कंप्लीटली रिमूव नहीं होगा तो केटन भी नहीं बनेगा, केटन नहीं बनेगा तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नहीं समझ में आया? यस बस यही है, और क्या है। चलो ये बस ऐसी एक्स्ट्रा कहीं दिख जाए तो आपको सर वो तो डायरेक्टली याद एज रखना इट इज इनको। जुड़ जाता है क्या? हाँ हाँ हाँ, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है ना, इतना सफिशिएंटली इलेक्ट्रोफाइल तो होता है, केटायन ही तो नहीं बना पाता है। ठीक है ना। ओके सर। अनुरूप को क्या डाउट है, ये हमें कैसे पता चलेगा? अरे मैं बता रहा हूँ ऐसे पता चलेगा, और कैसे पता चलेगा, तो मैं तो ये भी नहीं बताता इससे पहले कि AlCl3 से केटायन बनता है, कैसे पता चला? बताया गया पढ़ के, बस। आपने बताया। हाँ तो यही है, केमिस्ट्री में तो यही होता है ना, आपको जो बताया जाता है वही तो आपको पता होता है, अपने खुद से थोड़ी ना बना लोगे अपनी मर्जी से कि क्या होता है। तो बस पढ़ते जाओ, सीखते जाओ, समझते जाओ किस किस में क्या होता है कि नहीं। चलिए तो नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, लिख लिया इतना? तो ये तो हो गया फीडर क्राफ्ट रिएक्शंस के आपके पोर्शन कंप्लीट। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा देखो, दो सिंपल टाइप की रिएक्शंस है, मैं आपको यही बता देता हूँ, ठीक है ना। बेंजीन की रिएक्शंस है, तो फर्स्ट रिएक्शन है आपके पास गेटरमैन रिएक्शन, है ना, या फिर इसको बोलते हैं गेटरमैन फॉर्मेल्डिहाइड सिंथेसिस या गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, है ना, क्योंकि नॉर्मल गेटरमैन रिएक्शन अलग होती है, इसको गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस ही बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास है बेंजीन है, इसकी रिएक्शन कराओ आप HCN in presence of HCl and AlCl3। ठीक है, इन रिएजेंट से क्या होता है, इस टाइप का इमीन वाला कैटायन फॉर्म होता है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। तो इमीन जैसे इलेक्ट्रोफाइल बनेगा तो वैसी बात है, बेंजीन पे आके अटैच हो जाएगा और क्या बन जाएगा, देखो बेंजिल्टिमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, है कि नहीं। और फिर क्या कराते हैं, फिर कराते हैं इसका हाइड्रोलिसिस, और इमीन का जब आप हाइड्रोलिसिस कराते हो तो इससे एल्डिहाइड ग्रुप फॉर्म हो जाता है ना, और ये अमोनिया वाला ग्रुप अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल रिएक्शन है आपका, ठीक है ना। चलो समझने के लिए थोड़ा सा बता भी देते हैं कि किस तरह से होता है, मतलब आपको केवल क्या फॉर्म करना है, आपको इलेक्ट्रोफाइल ही तो जनरेट करना है इसमें, और क्या करना है। तो देखो किस तरह से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, जैसे आपके पास HCN है, तो जब आप HCl के साथ इसको रिएक्ट कराते हो तो क्या होता है, तो नाइट्रोजन से H अटैच होता है, और क्लोरीन का अटैच होगा, क्लोरीन अटैच होगा कार्बन के साथ जाके, तो इस तरह से कुछ बन जाता है, कार्बन से क्लोरीन और नाइट्रोजन से H अटैच हो जाता है ना। और अब रिएक्शन करा रहे हो आप किसका, AlCl3 का, तो Cl को रिमूव कर लेगा तो क्या बनेगा, Hc, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया और डबल बॉन्ड NH, AlCl4 माइनस अलग हो गया। और आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन अगर आप बेंजीन से कराते हो तो रिएक्शन कौन सा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो जाके अटैच हो जाएगा बेंजीन पे, और क्या करना है, तो बेंजीन पे जाके आपका ग्रुप अटैच कर जाएगा, बन गया आपका बेंजोल्डिमीन। इसके बाद का प्रोसेस तो हम लोग जानते हैं, हाइड्रोलिसिस है। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है,
अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो देखो इस तरह से शॉर्ट में याद रखने के लिए, बॉन्ड को ब्रेक करो, है ना, और दो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, दो OH और H, इधर OH और इधर H2 ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, मतलब समझने के लिए क्या पढ़ सकते हो, तो कार्बन से दो OH, और आपको पता है एक कार्बन पे दो OH अनस्टेबल होते हैं, तो H2 बना देंगे हम यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड O, और अमोनिया अलग हो जाएगा यहाँ से। शॉर्ट तरीका है हाइड्रोलिसिस करने का, इस तरह से किया जाता है हाइड्रोलिसिस। कहीं कोई डाउट है तो बताओ, कर सकते हो, बोलो जल्दी, चलो देख लो जल्दी से। सर वो NH4+ होगा ना? हाँ वो बेसिक NH3 बेसिक होता है, मीडियम एसिडिक है, तो प्रोटोनेशन करके क्या बन जाएगा, NH4+ बन जाएगा, है ना, लिख सकते हो उसको, तो ऐसे लिख दो, NH4+ लिख दो, ठीक है, कि एसिडिक मीडियम की वजह से लिखा है वो, ठीक है। चलिए हो गया कंप्लीट, बोलो कहीं कोई डाउट है किसी को तो बताओ, कहीं कोई कंफ्यूजन, बना सकते हैं, चलो। तो ये तो हो गया गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, याद रखना इसको गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं फिर। अच्छा, इसको मॉडिफाइड किया फिर कोच ने, है ना, इसी रिएक्शन को, गेटरमैन जो रिएक्शन था इसको कोच ने मॉडिफाइड किया, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं गेटरमैन कोच रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन, है ना, मतलब क्योंकि गेटरमैन रिएक्शन जो था, एल्डिहाइड सिंथेसिस जो था, वो 2 स्टेप रिएक्शन था, 2 बार आपको रिएक्शन करना पड़ता था, पहले तो इमीन बनाते थे और फिर उसका हाइड्रोलिसिस करते थे। कोच ने क्या किया, 2 स्टेप रिएक्शन को सिंगल स्टेप में कन्वर्ट कर दिया, मतलब एक ही रिएक्शन में डायरेक्टली आपको क्या मिलने लगे, आपको बेंजल्डिहाइड मिलने लग गया। कैसे रिएक्शन करते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन कराओ, साइनाइड छोड़ दो, कार्बन मोनोऑक्साइड लो, HCl के साथ रिएक्शन करो और फिर AlCl3 के साथ, तो सिंगल स्टेप में ही आपको क्या मिल जाएगा, सीधा आपको बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा, है ना। तो ये कहलाती है गेटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है। मैकेनिज्म की बात करेंगे तो देखो वैसे जानने का मतलब है नहीं, है ना, क्योंकि CO सबसे पहले HCl के साथ कंबाइन होके आपका फॉर्म करता है HCOCl का, ठीक है, और AlCl3 के साथ आप लोग जानते हैं Cl रिमूव हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड प्लस, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, जो कि बेंजीन के साथ जाके अटैच हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, यहाँ पे बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। बोलो कहीं कोई डाउट है तो बताओ, कर सकते हो, है ना, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन चलता है, इसको बोलते हैं गेटरमैन कोच रिएक्शन, याद रखना है इन सब रिएक्शंस को। चलो बना दो जल्दी से।
डन सर। हो गया, चलिए। तो ये एक पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया बेंजीन रिएक्शन वाला। तो बेंजीन कॉम्पाउंड रिएक्शंस पढ़ लिया हमने, हेलोजिनेशन पढ़ लिया, नाइट्रेशन पढ़ लिया, सल्फोनेशन हो गया अपना, फीडर क्राफ्ट दोनों रिएक्शंस हो गई है ना, फिर ये बाद में गेटर वाली कोची रिएक्शन भी हो गई आपका, है ना। तो इतना रिएक्शन आप लोगों ने बेंजीन का पढ़ लिया, ठीक है। तो ये तो हो गया बेंजीन वाला पोर्शन कंप्लीट। अब बात करते हैं बेंजीन डेरिवेटिव्स की। यही सब रिएक्शंस, इसी टाइप की रिएक्शन आपको पढ़नी है डेरिवेटिव्स में। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं बताओ, तो बताओ बेंजीन डेरिवेटिव का क्या मतलब है, बोलो। देखो हेडिंग डालो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन बेंजीन डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो बेंजीन डेरिवेटिव्स में आपको पता करना है इन सब रिएक्शंस को। तो देखो बेंजीन डेरिवेटिव का मतलब है कि बेंजीन से आप कोई ग्रुप अटैच कर दो। अब देखो ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, या तो ग्रुप हो सकता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला ग्रुप, है ना, या फिर आपका ग्रुप हो सकता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, है ना, और नॉर्मल बेंजीन तो है ही है। चलो इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ क्या होगा। 1 2 3। हाँ जी, तो बता सकते हो 1 2 3, चलो सबका आंसर करेक्ट है ना। तो जिसमें जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला ग्रुप अटैच होगा उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, वो रिएक्ट हो जाएगा, बताओ, है ना। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा उतना कम न्यूक्लियोफिलिक होगा, तो उतना कम रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो बता सकते हैं। अच्छा, इन्हीं डोनेटिंग और विथड्रॉइंग ग्रुप के बेसिस पे आप लोग जब रिएक्टिविटी बता रहे हो, तो देखो आपको अब ग्रुप्स भी पता होने चाहिए कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले ग्रुप्स होते हैं, कौन कौन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग वाले ग्रुप्स होते हैं, है ना। अच्छा देखो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले ग्रुप्स को बोलते हैं रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। क्यों बोलते हैं बताओ, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स बता सकते हो, क्योंकि रिंग को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट का मतलब है कि रिएक्टिविटी बढ़ाते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। विथड्रॉइंग ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, विथड्रॉइंग ग्रुप्स को बोलते हैं रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी को कम कर रहे हैं, डीएक्टिवेट कर रहे हैं रिंग को। तो दो टाइप के ग्रुप होते हैं आपके, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं या फिर रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से ग्रुप एक्टिवेटिंग वाले हैं, कौन कौन सी डीएक्टिवेटिंग वाले हैं, देखो वो खुद बता सकते हो आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने जीओसी पढ़ा हुआ है। डोनेटिंग वाले ग्रुप्स कौन से होते हैं, एक्टिवेटिंग। विथड्रॉइंग वाले ग्रुप्स कौन से होंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, डीएक्टिवेटिंग हो जाएंगे। चलो तो बताना स्टार्ट करो, है ना, कौन से ग्रुप एक्टिवेट है, कौन से ग्रुप डीएक्टिवेटिंग है, बता सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहले बात आती है स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग के बाद। स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग कौन से होंगे, तो देखो जिसमें O माइनस प्लस M प्लस I वाले ग्रुप, है ना, NH2 स्ट्रॉन्ग प्लस M होता है, OH ग्रुप स्ट्रॉन्ग प्लस M वाला ग्रुप, ये सब टाइप के ग्रुप आपके क्या होगा, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। डोनेटिंग वाले ग्रुप है, प्लस M से डोनेट कर रहे हैं, बोलो, है ना। इसी तरह से डीएक्टिवेटिंग वाले में अगर बात करोगे तो देखो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग वाले ग्रुप्स कौन से आएंगे, जैसे देखो प्लस चार्ज वाले NR3 प्लस हो गया आपके पास, है ना, NO2 प्लस हो गया आपके पास, CN है ना, CCl3 है, ये सब टाइप की जो स्ट्रॉन्ग विथड्रॉइंग वाले ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, आपके स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग वाले ग्रुप हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ NH3 प्लस भी एक ही बात है, प्लस होना चाहिए कोई भी। इसके बाद आते हैं मॉडरेट वाले, एक्टिवेटिंग की बात करते हैं, एक्टिवेटिंग में मॉडरेट की बात करते हैं। तो मॉडरेट वाले कौन से हो जाएंगे, जो प्लस M तो शो करते हैं पर उनसे कोई ना कोई विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, जैसे देखो एस्टर वाला ऑक्सीजन साइड से अटैच है,
तो ऑक्सीजन का प्लस एम तो है, पर सीओ ग्रुप भी तो है उसके साथ में, तो थोड़ा कम हो जाएगा प्लस एम। इसी तरह से नाइट्रोजन साइड से अटैच है आपका अमाइड वाला ग्रुप, तो देखो नाइट्रोजन का प्लस एम तो है, एक्टिवेटिंग तो है, पर सीओ ग्रुप थोड़ा सा कम कर रहा है इस ग्रुप को, है ना। इसी तरह से जैसे देखो ऑक्सीजन से डबल बॉन्डेड वाला कोई ग्रुप अटैच हो, नाइट्रोजन से कोई डबल बॉन्डेड वाला कोई ग्रुप अटैच हो, इस टाइप की जो ग्रुप होते हैं वो आपके मॉडरेटली टाइप की एक्टिवेटिंग होते हैं। दूसरे आगे मॉडरेट टाइप की डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं बताओ? जैसे आपके एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, ठीक है। इसी तरह से आपके एसिड हैलाइड्स हो गए, है ना, एस्टर है, अमाइड्स हैं, ये सब टाइप के जो ग्रुप होते हैं ये आपके कौन से होते हैं? हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, बिल्कुल सही है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, ये सब टाइप के जो ग्रुप अटैच होते हैं वो मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग होते हैं, क्योंकि विटोइन ग्रुप तो है, माइनस एम तो शो कर ही रहे हैं, तो मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग वाले ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। अब आते हैं वीक वाले में, वीकली एक्टिवेटिंग और वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की बात करते हैं। तो वीकली एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग में कौन से होंगे? देखो जैसे एल्काइल ग्रुप्स हो गए, हाइपर कंजुगेशन वाले ग्रुप हो गए, है ना, एल्कीन वाले ग्रुप हो गए जो कॉन्जुगेशन से कर रहे हैं, या प्लस आई वाले ग्रुप हो गए, सीओ माइनस जैसे प्लस आई वाला ग्रुप है। तो प्लस आई प्लस एच वाले ग्रुप जो होते हैं वो सब आपके वीकली एक्टिवेटिंग वाले ग्रुप्स में आते हैं। इसी तरह से वीकली डीएक्टिवेटिंग वाले ग्रुप्स में कौन से होंगे? हेलोजेंस, माइनस आई वाले ग्रुप हो गए, एनो ग्रुप, विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस आई वाला ग्रुप है। तो ये सब टाइप के जो होते हैं वो आपके वीकली डीएक्टिवेटिंग में आते हैं। ये आपका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन भी कर दिया आपने, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग, मॉडरेटली, वीकली, ठीक है। ये सब वाले ग्रुप है। बताओ कोई डाउट है तो बोलो किसी को। चलो बना लो जल्दी से इसी तरह से, है ना, जिससे एक आइडिया रहेगा, है ना। बाकी आप लोगों को खुद पता है, जीओसी सबने पढ़ा हुआ है ना, कि कौन सा ग्रुप किस टाइप का नेचर शो करता है, डोनेटिंग है या विड्रॉइंग है, कौन प्लस एम शो कर रहा है, कौन माइनस एम शो कर रहा है, ये सब जानते हैं आप लोग, है ना। चलो लिखो जल्दी। हो गया कंप्लीट? Yes, sir. चलिए ठीक है।
तो देखो ग्रुप्स आपको पता लग गए कौन से ग्रुप रिंग एक्टिवेटिंग होते हैं, कौन डीएक्टिवेटिंग होते हैं। मतलब जो डोनेटिंग वाले हैं वो एक्टिवेटिंग है, जो विड्रॉइंग वाले हैं वो डीएक्टिवेटिंग है। अब बात करते हैं डायरेक्टिंग इफेक्ट की, कि कोई भी ग्रुप अगर आपका अटैच है तो उसका डायरेक्टिंग इफेक्ट क्या है। डायरेक्टिंग इफेक्ट का मतलब है कि अगर कोई ग्रुप अटैच है तो जब उसका रिएक्शन आप करा रहे हो डेरिवेटिव का किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ, तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो किस पोजीशन पे अटैच होता है, क्योंकि अब बेंजीन तो है नहीं, क्योंकि बेंजीन पे तो हम तो क्या करते थे कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल लिया, इलेक्ट्रोफाइल को हमने कहीं भी अटैच करा दिया किसी भी, तो एक ही पोजीशन होता है, सब जगह सेम ही है। पर अगर कोई ऑलरेडी ग्रुप अटैच है और अब आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हो, तो देखो तीन पोजीशन बनती है, या तो ऑर्थो पे अटैच हो सकता है, या मेटा पे हो सकता है, या पैरा पे हो सकता है ना। तो ये कौन डिसाइड करता है, ये जो ऑलरेडी ग्रुप अटैच है ना, ये डिसाइड करता है कि कहाँ पे अटैच होना है ये इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑफ ग्रुप। ठीक है ना। और ये कैसे डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है कि इसका नेचर क्या है ग्रुप का, कि ये रिंग एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग है। ठीक है ना, समझ में आ गया डायरेक्टिंग इफेक्ट का क्या मतलब है। चलिए तो वह पढ़ना है हमें। नेक्स्ट लिखो, डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑफ ग्रुप, है ना, या इसी को ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप बोलते हैं। ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप, ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप ड्यूरिंग EAS, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बताओ, ठीक है ना। तो EAS की आपको क्या पता करना है, डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑफ ग्रुप। तो देखो आपके पास कोई ग्रुप अटैच है, तो कैसे पता करोगे कि कौन सा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, कौन सा डीएक्टिवेटिंग वाला ग्रुप है। चलो थोड़ा सा लिख लेते हैं, इसी पॉइंट को लिखो। When a group is attached with benzene ring, then this group decides the site of attachment of electrophile during EAS reaction, the electrophilic aromatic substitution reaction में, है ना। ठीक है ना। तो कितने टाइप के ग्रुप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्टिंग इफेक्ट? दो टाइप के ग्रुप्स होते हैं आपके, एक होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, दूसरे होते हैं मेटा डायरेक्टर। ठीक है, तो देखो, on the basis of directing effect, groups can be classified as first ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर का मतलब है कि अगर कोई ग्रुप अटैच है और वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा उसमें जो इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा वो कहाँ पे होगा, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। सेकंड होते हैं आपके मेटा डायरेक्टर। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैच हो जाएगा, मेटा पोजीशन पे जाके अटैच हो जाएगा। तो कौन कौन से होते हैं बताओ, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर कौन से वाले ग्रुप होते हैं, बोलो जल्दी। तो कौन से होंगे, एक्टिविटी। हाँ, रिंग एक्टिवेटिंग वाले ग्रुप्स। तो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ठीक है, वाइल डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर जनरली मेटा डायरेक्टर। समझ में आया। तो एक्टिवेटिंग वाले ग्रुप्स कौन से होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं, और जो डीएक्टिवेटिंग वाले ग्रुप्स होते हैं वो ज्यादातर कौन से होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग वाले ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलो इतना लिखो, फिर समझते हैं कि क्यों होते हैं ऐसा, है ना, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों होते हैं, या विट्रोइंग वाले ग्रुप्स मेटा डायरेक्टिंग क्यों होते हैं। चलो उसको भी समझ लेंगे जल्दी से, पहले इतना बताओ।
हो गया कंप्लीट? चलिए, तो मुझे बताओ कि एक्टिवेटिंग ग्रुप्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टर क्यों होते हैं? एक्सप्लेन व्हाई रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। बोलो। क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे ही प्लस एम और प्लस एच इफेक्ट लग सकता है। हाँ, तो देखो लगभग लगभग सही है। तो देखो आपको पता है रिएक्शन कौन सी है? ईएस रिएक्शन है। ईएस रिएक्शन में रेट किस पर डिपेंड करता है? आरडीएस कौन सा स्टेप है, मतलब कौन सा स्टेप आरडीएस होता है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन याद है ना? तो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम ऑर्थो पे अटैच कराते हैं एक बार इलेक्ट्रोफाइल को, एक बार मेटा पे अटैच कराते हैं और एक बार पैरा पे अटैच कराते हैं, और देखते हैं कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स किस केस में ज्यादा स्टेबल बनता है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल तो रेट किस पर डिपेंड होने वाला है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी पर डिपेंड होने वाला है ना? क्योंकि वही आपका आरडीएस स्टेप है। तो क्या करेंगे हम लोग बनाएंगे सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो ऑर्थो पे अटैच कराओ, तो देखो जैसे ही आप ऑर्थो पे अटैच कराओगे, तो जैसे ऑर्थो पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ तो आपका बन गया प्लस, है ना? और इस प्लस को आप रेजोनेंस करा सकते हो, है ना? ये प्लस रेजोनेंस होके इस पोजीशन पे चला जाएगा, और एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोग इस तरह से बना सकते हो, यह आ जाएगा, है कि नहीं? बोलो। इसी तरह की सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा? तो ठीक है। मेटा पे जब आप अटैच कराओगे तो देखो, मेटा पे जब अगर अटैच होगा तो कहाँ जनरेट हुआ है? प्लस इधर जनरेट हुआ है, देखो, है ना? तो जल्दी जल्दी बना लो, साथ में जाता हूँ। इसके बाद इधर आता है प्लस ओ आर ग्रुप, या फिर आपका प्लस आएगा इधर। बोलो, इसी तरह बनेगा। और एक बार पैरा पे अटैच कराओ इलेक्ट्रोफाइल को, पैरा पे अटैच कराओगे तो यहाँ प्लस बनेगा, और देखो इसका बनाओ आप लोग, बोलो इसमें कोई डाउट है तो बताओ। कर सकते हैं ऐसा, है ना? तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल सिग्मा क्लोजर कहाँ बन रहा है? बोलो कहाँ बनेगा? जब ऑर्थो और पैरा पे अटैच होगा। क्यों? क्योंकि देखो मोस्ट स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स, इसमें भी सबसे मोस्ट स्टेबल वाला जो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कौन सा होगा? ये वाला होगा, जिसमें बैक बॉन्डिंग वाला हो रहा है। ये सबसे मोस्ट स्टेबल आपका क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। पैरा पोजीशन पे भी ये बन जाएगा। देखो जब पैरा पे अटैच होगा तो भी आप मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो, मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी होगी आपकी सिग्मा कॉम्प्लेक्स की। देखो कब होगी? जब आपके ऑर्थो पे अटैच हो रहा है या पैरा पे अटैच हो रहा है। देखो मेटा वाली पोजीशन पे जब आपका अटैच इलेक्ट्रोफाइल, तो देखो कोई स्टेबिलिटी फैक्टर नहीं है, कोई प्लस एम से स्टेबलाइज कर ही नहीं पा रहा है कि नहीं? तो ज्यादा स्टेबल आपके पास जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है वो कब होता है? जब आपका इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हो या पैरा पोजीशन पे अटैच हो। इसलिए रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कैसे होते हैं आपके? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। समझ में आ गया रीजन? बोलो। है, तो चाहो तो लिख भी सकते हो आप लोग, लिख लो सिग्मा कॉम्प्लेक्स formed by detachment of electrophile at ortho and para position is more stable. ठीक है? So ES reaction takes place at ortho and para position. ठीक? In case of ortho and activating group, sorry. In case of
रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। चलो बना दो जल्दी से। हो गया कंप्लीट? बोलो, लिख लिया सबने? चलिए हटाएं से। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आता है कि रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स आपके मेटा डायरेक्टिंग क्यों होते हैं? बताओ इसका क्या रीजन है, बोलो बोलो, बता सकते हो? तो देखो, तो एक काम करते हैं, है ना, आप लोग तो अलग ही बनाना है, मैं यही इसी में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, है ना। क्या करते हैं, इस डोनेटिंग वाले ग्रुप की जगह पे हम लोग क्या लगा देते हैं, एक विड्रॉइंग वाला ग्रुप लगा देते हैं, जैसे मैंने NO2 ग्रुप लगा दिया, है ना। तो क्या बन गया, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बन गया, ये बन गया रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और इसका नेचर कैसा हो जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग नेचर हो जाएगा। अब क्यों होता है भाई, हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। तो क्या करें, तो OR की जगह पर केवल हमें क्या करना है, बस केवल एक NO2 वाला ग्रुप लगा देना है। तो देखो इधर NO2 वाला ग्रुप लगा दो बस, तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स इसी तरह बनेंगे, है ना। ऑर्थो पे अटैच करा सकते हो, मेटा पे अटैच करा सकते हो, या फिर आप पैरा पे अटैच करा सकते हो। बोलो, ये बन जाएगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स? बोलो। यस। तो अब बताओ, बोलो सबसे ज्यादा स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहाँ बना है? मेटा। बोलो। मेटा पे देखो कोई स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे मेटा पे ये कोई स्टेबल नहीं है ये, पर ऑर्थो पे ज्यादा अनस्टेबल है, क्योंकि मोस्ट अनस्टेबल देखो ये रहा, NO2 ग्रुप -M वाले ग्रुप के जस्ट सामने आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये मोस्ट अनस्टेबल है। तो जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन रहा है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, वो आपके मोस्ट अनस्टेबल वाले बन रहे हैं, ठीक है। मेटा की बात करोगे तो मेटा पे अटैच होने पे कोई स्टेबिलिटी नहीं आ गया है, बस ऑर्थो और पैरा के कंपैरिजन में रिलेटिवली माइनस साइन स्टेबल लगेगा। है ना।
क्योंकि माइसाई भी लग रहा है और कोई स्टेबिलिटी फैक्टर तो है नहीं, विड्रॉइंग ग्रुप तो है ऑलरेडी, ठीक है ना। पर जब ऑर्थो पैरा पे अटैच हुआ था तो उसके कंपैरिजन में ये कैसा है, रिलेटिवली स्टेबल है, इसलिए मेटा पे अटैच होता है। बाकी मेटा पे ऐसा कोई स्टेबिलिटी फैक्टर है नहीं, ठीक है ना। तो कहीं ऑर्थो पे नहीं हो सकता, पैरा पे नहीं हो सकता, तो फिर मेटा पे होता है ज्यादा, ठीक है ना। तो इसलिए मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो विड्रॉइंग ग्रुप्स इसलिए इनको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स बोलते हैं, है ना, क्योंकि ये देखो रिएक्टिविटी को कितना कम कर रहे हैं, देखो क्योंकि सिग्मा कॉम्प्लेक्स स्टेबल बन ही नहीं पा रहा है, तो रेट भी कम होगा, रिएक्टिविटी कम होगा, तो डीएक्टिवेटिंग टाइप के ग्रुप हो गए। और जब अटैच होता है तो कहाँ होता है, मेटा पोजीशन पे, क्योंकि वो रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। बात समझ में आया? तो चलो ये क्वेश्चन हो गया। तो क्या हो गया, मेटा डायरेक्टिंग क्यों होता है, तो लिख लो, सिग्मा कॉम्प्लेक्स formed after attachment of electrophile at meta position is relatively more stable, है ना। वैसे कोई स्टेबिलिटी नहीं है, पर ऑर्थोपेरा के कंपैरिजन में स्टेबल है बस, ठीक है। चलिए बना ली जल्दी से। नहीं तो एक काम करो, इसके लिए जगह छोड़ दो, बाद में बना लेना इसको, है ना। बना सकते हैं ना खुद से, बोलो। यस सर। यस सर। चलिए तो इसके लिए थोड़ा सा जगह छोड़ दो इतना, है ना, इसको बाद में खुद से बना लेना अपने आप, ठीक है ना। चलिए अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। तो ये हो गया आपका पॉइंट, चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो, आपको पता लग गया कि अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थोपेरा डायरेक्टर, विड्रॉइंग ग्रुप है तो मेटा डायरेक्टर। पर कुछ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो भी ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग नेचर शो करते हैं, है ना। जैसे कि आपके हेलोजेंस एक्स हो गए, या एनओ वाला ग्रुप हो गया, है ना, या एल्कीन वाला कोई भी ग्रुप जिससे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला ग्रुप अटैच है, ये सब आपके कैसे होते हैं, आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। कैसे होते हैं, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, बट इनका नेचर कैसा होता है, ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। क्यों होते हैं, रीजन क्या है, जैसे देखो हेलोजेंस की बात करते हैं, है ना। जैसे मैंने सीएल मान लिया, मान लो एग्जाम्पल के लिए, तो इलेक्ट्रोफाइल मैंने अटैच कर दिया। तो जब आप इलेक्ट्रोफाइल अटैच करोगे, जैसे ऑर्थो पे अटैच करो, है ना, और पैरा पे अटैच करो, तो ऑर्थो पैरा पे जब आप अटैच करोगे इलेक्ट्रोफाइल को, तो देखो आपका प्लस बनता है यहाँ। तो क्लोरीन भाई विड्रॉइंग वाला ग्रुप है, पर पॉजिटिव चार्ज को तो स्टेबलाइज कर ही रहा है ना ये। देखो प्लस एम लगाएगा कि नहीं लगाएगा, बताओ, बोलो, है ना। इसी तरह से पैरा पोजीशन पे जब आप अटैच करोगे इलेक्ट्रोफाइल को, तो भी देखो ज्यादा स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो भले ही ये कैसे हैं, डीएक्टिवेटिंग वाले ग्रुप्स हैं, पर इनका नेचर कैसा होता है, ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है। एनओ ग्रुप भी वही है, विड्रॉइंग ग्रुप तो है, पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो प्लस एम से शो कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे जो ग्रुप्स होते हैं वो आपके कैसे हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, पर कैसे नेचर होता है, ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग नेचर है। तो ये याद रखना, है ना, कम से कम हेलोजन तो याद ही रखना, है ना। हेलोजन का केस तो ज्यादातर आता है, एनओ और ये वाले ग्रुप तो कम ही देखने को मिलते हैं, पर हाँ हेलोजन तो आपको ज्यादा एग्जाम्पल्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए बना ली जल्दी से। क्या डाउट है समर्थ को, देखो इसमें ये बताया गया है कि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स तो हैं जो मैंने लिखे हैं एग्जांपल्स, पर इनका नेचर ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ही होता है ना, इनका मेटा डायरेक्टिंग नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि सिग्मा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल बन जाता है जब ये ऑर्थोपेरा पे अटैच होता है, इसलिए ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, पर फिर भी इनका नेचर कैसा है, ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग नेचर है, ये बताया आपको बस, ठीक है। चलिए लिख लिया सबने इतना, याद रहेगा ये वाला पॉइंट।
चलो, तो अब बात करते हैं, ये तो हो गया, आपको पता लग गया कि क्या, कि एक ग्रुप कोई अटैच है आपके बेंजीन से, अगर वो डोनेटिंग वाला ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और अगर आपके पास विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो मेटा डायरेक्टिंग। और ये कुछ केस आपको दे लिए थे कि यहाँ विड्रॉइंग तो होते हैं पर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब बात करते हैं कि डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव हो, मतलब दो ग्रुप अटैच हैं बेंजीन से, मान लो दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, कोई एक ग्रुप है जी है, जी डैश है, अब वो कहीं भी हो सकते हैं, ऑर्थो पे भी हो सकते हैं, मेटा पे भी हो सकते हैं, पैरा पे भी हो सकते हैं। और अब आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हो, अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैच होगा? एक ग्रुप होता तो डिसाइड हो जाता सीधा सीधा, है ना, कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है, उसके अकॉर्डिंग बता देते हैं हम लोग। पर अब दो ग्रुप अटैच हैं, तो अब कैसे बताएंगे कहाँ पे अटैच होगा? तो क्या होता है, अब ये दोनों ग्रुप कंबाइंडली कैसे डिसाइड करेंगे? तो एक्चुअली कंबाइंडली नहीं होता है, कोई भी एक ग्रुप डिसाइड करता है मेनली, है ना। तो कैसे होते हैं? तो देखो नेचर क्या क्या हो सकता है, या तो दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले ग्रुप हो सकते हैं, है ना, या ये दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले ग्रुप हो सकते हैं, या एक डोनेटिंग और एक विड्रॉइंग वाला ग्रुप हो सकता है। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। तो किस केस में कौन सा ग्रुप डिसाइड करेगा, ये कैसे बताएंगे हम लोग? तो वही आपको देखना है ना, कि किस केस में कहाँ पे अटैच करोगे आप लोग। तो यही आपका हेडिंग है, कौन सा, लिखो, इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction in di-substituted derivatives। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन डाई-सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स, ये आपको पता करना है। ठीक है, कर सकते हैं। तो देखो क्या हो सकता है कॉम्बिनेशन। सबसे पहला कॉम्बिनेशन, इफ टू ring activating groups are attached with बेंजीन, है ना, दोनों ही कैसे हैं, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। तो बताओ कौन डिसाइड करेगा? बोलो, दोनों ही रिंग एक्टिवेटिंग वाले हैं, दो ग्रुप अटैच हैं, दोनों ही रिंग एक्टिवेटिंग है, तो कौन करेगा? तो जो ज्यादा एक्टिवेटिंग वाला ग्रुप होगा ना उन दोनों में से, वो डिसाइड करेगा कि कहाँ अटैच होना है ना। देन मैक्सिमम क्या, या फिर ऐसे लिखो, देन more activating group decides the site of attachment of electrophile। ठीक है, समझ में आ गई बात? सकते हो। सेकंड पॉइंट है, मान लो आपके पास एक एक्टिवेटिंग और एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अटैच है, मींस इफ one ring activating and one ring deactivating groups are attached। ठीक है, देन अब बताओ, अब कौन डिसाइड करेगा? बोलो बोलो जल्दी से, कौन डिसाइड करेगा? एक एक्टिवेटिंग हो और एक डीएक्टिवेटिंग वाला ग्रुप है, तो कौन करेगा? एक्टिवेटिंग वाला ही करेगा, हमेशा याद रखो एक्टिवेटिंग वाला ही करता है। देन रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, है ना, दो थे एक्टिवेटिंग तो ज्यादा एक्टिवेटिंग वाला कर लिया, अब एक डीएक्टिवेटिंग और एक एक्टिवेटिंग है, तो ऑब्वियसली बात है कौन करेगा? एक्टिवेटिंग वाला ग्रुप डिसाइड करेगा। तो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप डिसाइड्स द site of attachment of electrophile। ठीक है, नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट, मान लो दोनों ही डीएक्टिवेटिंग है, बोलो क्या करेंगे? इफ Less टू deactivating. Less deactivate. सोच लो एक बार, ग्रुप्स आर प्रेजेंट, देन बोलो टू More डीएक्टिवेटिंग वाले deactivate. ग्रुप प्रेजेंट है ना, मतलब दोनों मेटा नेचर वाले ग्रुप प्रेजेंट है, ये बात कर रहा हूं मैं, दोनों मेटा डायरेक्टिंग वाले ग्रुप्स आपके पास प्रेजेंट हैं। तो बताओ किसकी बात मानोगे आप?
जो ज्यादा डीएक्टिवेटिंग वाला है उसकी मेटा पे लगाओगे या लेस डीएक्टिवेटिंग की मेटा पे लगाओगे? तो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग वाले के अकॉर्डिंग अटैच करोगे, देन स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप डिसाइड्स द साइट। समझ में आई बात है ना? क्योंकि तब रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा, मेटा पे अटैच करोगे। आया समझ में? नहीं आया? समझिए सर। ठीक है ना? तो ये आपके कंडीशंस हैं। और दो ही ग्रुप नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि दो ही ग्रुप हो, ज्यादा भी हो सकते हैं, किसी में तीन हो, तीन में आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है, तो कंडीशन यही रहेंगी। देख लो, अगर कोई एक्टिवेटिंग वाला है तो वही डिसाइड करेगा, कोई भी एक्टिवेटिंग वाला नहीं है, सभी डीएक्टिवेटिंग वाले हैं, सब मेटा डायरेक्टिंग वाले हैं, तो बस देख लो कि इनमें से सबसे ज्यादा डीएक्टिवेटिंग कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग मेटा पे अटैच कर दो। ये आपको पता करना है। बोलो, यहाँ तक कहीं कोई डाउट है तो बताओ किसी को। कर सकते हो? जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, वैसे तो हम क्वेश्चन करेंगे पर क्योंकि टाइम हो गया तो नेक्स्ट क्लास में हो पाएंगे क्वेश्चन तो अपने। तो एक छोटा सा क्वेश्चन बता दो मुझे कि मान लो आपके पास जैसे एक NH2 वाला ग्रुप अटैच है और एक COH वाला ग्रुप अटैच है ना, और मैंने क्या करा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा, एक इलेक्ट्रोफाइल ले लिया, कोई भी ले सकते हो, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, कोई भी करा सकते हो इन पे, है ना? बताओ कहाँ अटैच होगा इलेक्ट्रोफाइल? बोलो, बताओ कहाँ अटैच करोगे सर? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, बताओ। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफ NH2। NH2 ग्रुप, क्योंकि एक एक्टिवेटिंग वाला ग्रुप है। कौन सा एक्टिवेटिंग वाला ग्रुप? NH2 वाला एक्टिवेटिंग वाला ग्रुप है, प्लस M है। CH ग्रुप -M वाला ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग वाला। तो कौन डिसाइड करेगा? एक्टिवेटिंग वाला ग्रुप डिसाइड करेगा, जो कि कौन है? NH2 ग्रुप। तो NH2 ग्रुप की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके अटैच हो जाएगा, तो दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थो भी बनेगा, पैरा भी बनेगा। ठीक है, ये तो हो गया। चलो, ऑर्थो पैरा आपके प्रोडक्ट बन गए। अब मैं आपसे पूछूं कि नहीं, मेजर ही बताओ मुझे कि कौन सा बनेगा। तो याद रखना, ज्यादातर प्रोडक्ट आपके पैरा डायरेक्टिंग वाले बनते हैं। समझाया? ठीक है, चलो, तो ये वाला केस, मेजर वाला आपका केस मैं फिर नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, है ना, कि बन तो सकते हैं पर हाँ, वो फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि क्यों बना ये पैरा वाला ना। अभी काफी चीजें समझनी है आपको इसमें, क्वेश्चन करेंगे, है ना, 2 ग्रुप वाले, 3 ग्रुप वाले क्वेश्चन। उसके बाद फिर इसको समझेंगे कि कब किस केस में ऑर्थो मेजर बनता है, किस केस में पैरा मेजर बनता है। ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ तक पढ़ लीजिएगा अच्छे से, फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन ही करने अपने को काफी सारे।